हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून राहुल, आदित्य, मानसी। सर्कुलर मोशन की सेकंड क्लास है आज। और पिछली क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था काइनेमेटिक्स का, ठीक है। और सर्कुलर मोशन को आज हम निपटारा कर देंगे। निपटारा इन द सेंस कि आज जो डायनामिक्स वाला पार्ट है उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मोनिश गुड आफ्टरनून। आयुष गुड आफ्टरनून। हु एल्स इज देयर? अच्छा, पिछली क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, याद है? तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एक मिनट ना, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एक बच्चों को ना कि सर क्या हम रिलेटिव जो है ओमेगा वन माइनस का ओमेगा टू, जैसे हम रिलेटिव मोशन में सीखे थे वैसे नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना? याद है बच्चों? तो बच्चों कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, ये सारी बातें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे बच्चों हम ओमेगा वन माइनस का ओमेगा टू नहीं करते, याद है अगर तुम लोगों को? तो यहां मैंने क्या सिखाया था बच्चों, मान लीजिए ये दो पार्टिकल है, विच फर्स्ट पार्टिकल इज कॉल्ड ए एंड द सेकंड वन इज बच्चों बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ना ऐसा, मान लीजिए v1 से जा रहा है, ये एंगल अल्फा के बराबर है। ये v2 से जा रहा है बच्चों, दिस एंगल इज बीटा। ऐसा कुछ बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को? तो अगर मुझे बताना है ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये मैंने तुम्हें इसका डेरिवेशन करवाया था। तो अगर मुझे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे, ये कैसे डिफाइन की थी बच्चों हम लोगों ने? तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि हमने ए को मान लिया अपना ऑब्जर्वर, ठीक है। ए को क्या मान लिया बच्चों अपन ने? अपना ऑब्जर्वर मान लिया कि दिस इज आवर ऑब्जर्वर। और हम देख किसके मोशन को रहे हैं बच्चों? बी वाले के मोशन को हम देख रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है बच्चों, और वो हमारा उसके मोशन को हम जो है स्टडी करना चाहते हैं। तो बच्चों तुम्हें एक चीज सब लोगों को पता है कि जब भी हम जिसको अपना ऑब्जर्वर मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम अपना ऑब्जर्वर मान लेते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है, और दूसरे की मोशन को उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। तो इस वाले को मैं जब विद रिस्पेक्ट टू ए बी के मोशन के बारे में बात करूंगा तो मुझे यहां पे इसकी वेलोसिटीज के पहले तो कंपोनेंट कर लेने होंगे, ठीक है। ये मैंने वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। सो ये आई बच्चों यहाँ पे v1 cos अल्फा, ये आई v1 sin अल्फा, ये आई बच्चों v2 cos बीटा, और ये आ गई बच्चों v2 sin बीटा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू ए बी की मोशन देखनी है, तो ए को हम रोक देंगे बच्चों, पूरा ए को रोक देते हैं बच्चों। ए को जब तुम रोकोगे, एक तो बच्चों इधर जुड़ेगी वेलोसिटी, एक इधर की तरफ जुड़ेगी, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे v1 sin अल्फा, और ये v1 cos अल्फा। अब ए को पता है क्या लगेगा? ए को इसका जो मोशन होता हुआ दिखेगा ना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी वाले का जो नेट मोशन होगा ना बच्चों, या तो वो इधर होगा और एक होगा बच्चों इधर की तरफ, वेलोसिटी का कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। ये कहलाएगी बच्चों ये होगी बच्चों v1 cos अल्फा प्लस का v2 cos बीटा, ठीक है। इधर की तरफ आ गया v1
v2 साइन बीटा माइनस का v1 साइन अल्फा। आपको ये पता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये डिस्टेंस बच्चे यहां से यहां तक की d हो गई। तो इसे अपनी b को देखने के लिए गर्दन किसकी वजह से घुमानी पड़ेगी? अगर मान लो ये जीरो आ जाए, ये दोनों बराबर होते सपोज, तो इसको ये सिर्फ अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, क्या इसको इसकी गर्दन घुमानी पड़ती है इसको देखने के लिए? नहीं। गर्दन किसकी वजह से घुमानी पड़ती है? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आती है, तो गर्दन बच्चों इसकी वजह से घुमानी पड़ेगी। तो इसका जो ओमेगा आएगा ना बच्चों, ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो होगा ना बच्चों, पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A to the line AB divided by distance between A and B, divided by distance between A and B। ये होता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको बच्चों ध्यान में रखिएगा। अगेन अभी वो क्वेश्चन रह गया कि क्या सर हम ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 नहीं कर सकते, ओमेगा ऑफ बी माइनस का ओमेगा ऑफ ए नहीं कर सकते क्या? तो वो वाली बात बच्चों यहां पे नहीं लगती। आपका ऑब्जर्वर ए है और आप बी के मोशन को देख रहे हो, तो आप इस तरीके से बच्चों बी की एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लिख लो बच्चों जल्दी से इसको, काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बच्चों ये ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वो कब लगता है ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 या ओमेगा बी माइनस का ओमेगा 1? वो दोनों के ओमेगा दे रखे हो बच्चों एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब लगेगा। तो हम उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी और मोशन पैरामीटर, अभी सर्कुलर मोशन में हमें अभी एंट्री नहीं ली है हम लोगों ने ना सर्कुलर मोशन की, या सर्कुलर मोशन में अभी हम गए नहीं है। डन बच्चे यहां तक? आगे बढ़े। सो अब एक और मोशन पैरामीटर होता है बच्चे यहां पे, which is called the angular acceleration। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा फाइनल वेक्टर, ओमेगा इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक होता है बच्चों सिंपली एक्सेलरेशन, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? अपन ने ऐसी चीजें पढ़ी हुई है आराम से। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी के बराबर होता है बच्चों ना। ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होता है, और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा के बराबर होता है। बस यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया हमने ओमेगा से, एक्स को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे हमने थीटा से, और ए रिप्लेस हो गया बच्चों हमारा अल्फा से। ठीक है, ये बच्चों एक एक्सियल वेक्टर होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होती है, तो उसका चेंज भी एक्सियल वेक्टर होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर, एंगुलर
acceleration is an axial vector। ठीक है, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, डायरेक्शन में बताऊंगा कैसे पता करते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, विल टॉक अबाउट दैट। यहां तक बच्चों कोई परेशानी एंगुलर एक्सेलरेशन तक किसी भी तरीके की? अब सुनना, मान लो कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल बच्चों, ये ओ वाला पॉइंट हो गया बच्चों, ये पार्टिकल हो गया, इसका ओमेगा इधर की तरफ दे रखा है बच्चों और अल्फा भी ऐसे ही दे रखा है। सपोज दोनों की डायरेक्शन बच्चों बाहर की तरफ दे रखी है, तो बच्चों ओमेगा और अल्फा जब सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो ये पार्टिकल स्पीड अप होगा। ये ऑब्वियस बात है, पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, तभी तो बच्चों ऐसे ओमेगा और अल्फा दोनों इधर आ रहे होंगे, तो ये बच्चों पार्टिकल स्पीड अप होगा। ठीक है ना, ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। दूसरा केस बच्चों, मान लो ओमेगा इधर की तरफ है लेकिन अल्फा ऐसा दे रखा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है मतलब ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा विल डिक्रीज, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब अल्फा की डायरेक्शन बच्चों अंदर होगी और ओमेगा की डायरेक्शन बाहर होगी, तो जब भी अल्फा और ओमेगा बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये ओमेगा को घटाएगा अपोजिट होने पे, और ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड बच्चों बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह ही चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह। यहां तक डन है बच्चों सारा का सारा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटे छोटे से पॉइंट है बच्चों, बहुत है इसमें ना पढ़ने के लिए, शायद ना भी पढ़ाएं इसको तो भी चल जाता है काम, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही रहता है ना, पर मैं थोड़ा समझाना पसंद करता हूं। अब बच्चों अगर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टी, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस का हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर टू अल्फा इंटू थीटा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। ठीक है, अगर अल्फा कांस्टेंट है बच्चों तो हम ओमेगा के और मतलब ये तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आई? तो ओमेगा को बच्चों हम इस तरीके से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखा जा सकता है। अगर अल्फा वेरिएबल है, इफ अल्फा इज वेरिएबल, तो बच्चों हमारे पास डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इसका इंटीग्रेशन, और ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। ये दो तरीके बच्चों वेरिएबल ओमेगा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है ना, अगर ओमेगा वेरिएबल होगा वी विल हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो या फिर ये वाला करो। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला था ना, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। चलिए भाई, सो ये हमने वैसे अभी तक जो सारी बातें की ना वो जनरलाइज बातें की हैं। ठीक है, अब इनको हम लिमिट करेंगे बच्चों सर्कुलर मोशन में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, ये तो ये बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन होंगी, हर एक पार्टिकल के लिए बच्चों हम इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू बच्चों चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा ये भी तो होगा जैसे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी है, और ओमेगा होता है बच्चों डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो अगर आप अल्फा को देखो तो बच्चों ये डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर के बराबर होगा।
आई बात समझ में? डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये होगी बच्चों सारी की सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सर्कुलर मोशन के बारे में ही सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सर्कुलर मोशन। बच्चों जब सर्कुलर मोशन होती है ना, इसमें पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर क्या रहती है? फिक्स रहती है। और हम सारी बात सेंटर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। हमारा सारा डिस्कशन सेंटर के रेस्पेक्ट में ही है। ठीक है, ओके। सो सपोज करो बच्चों पार्टिकल किसी भी टाइम पे इस जगह पे यहां है और वो ऐसे करके मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, इन दैट डायरेक्शन होगी। ये वाली बात समझ में आई? इसमें तो अभी तो कुछ है ही नहीं। तो ये होगी बच्चों इसकी वेलोसिटी, ये हो गया बच्चों थीटा, इसका ओमेगा बच्चों इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है? ये पार्टिकल हो गया बच्चों, ये इसका आर हो गया और इसका ओमेगा बच्चों इस तरीके से डिफाइन होगा। अब यहां पर हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, डी आर मॉड डिवाइडेड बाई डी टी बच्चों यहां पे 0 होता है। ये आप इसको डी आर डिवाइड बाई डी टी लिख सकते हो। ये बच्चों 0 होता है यहां पे, मतलब आर का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है? ऑब्वियस बात है यही होगा। आर का मैग्नीट्यूड को हम एरो हटा दिया तो ये ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, ये बच्चों इसकी वेलोसिटी के बराबर होता है, विच इज नॉन जीरो, ठीक है? समझ रहे हो? यहां पे आर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। तो यहां पे बच्चों डी आर वेक्टर बाई डी टी वी के बराबर होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। थर्ड चीज है बच्चों डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये भी 0 होगा क्योंकि आर तो चेंज, आर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना। मैग्नीट्यूड ये ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैंने एरो नहीं लगाया इसके ऊपर। अच्छा, चौथा पॉइंट होता है बच्चों यहाँ पे कि जो ओमेगा होता है ना, वो v डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि v जो होता है ना बच्चों यहाँ पे ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। क्यों? ये देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे घूम रहा होगा, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, तो ऑब्वियस बात है v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर इज दी ओमेगा। अच्छा बच्चों, यहां पे ये हो गया सारा के सारी बातें, ठीक है? सारी की सारी बातें यहां तक हो गई। अब एक आता है बच्चों अल्फा। अल्फा जो होता है ना बच्चों, इस वाले पार्टिकल के पास बच्चों दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है? मतलब इस वाले पार्टिकल के पास दो चीजें होती हैं। एक तो इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है बच्चों वेलोसिटी के अलोंग, एक होता है बच्चों सेंटर की तरफ, ठीक है? अभी इनका डेरिवेशन भी मैं तुम्हें कराऊंगा। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की लाइन में जो कंपोनेंट आता है ना एक्सेलरेशन का, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, ठीक है भाई? और वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना बच्चों, एटी, जिसको हम टेंजेंशियल बोल रहे हैं, बच्चों अगर अल्फा ऐसा होगा ना तो 80 इस डायरेक्शन में आएगा। अगर अल्फा ऐसा होगा तो 80 इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब ओमेगा की मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ना चाहिए, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी की डायरेक्शन में आना चाहिए।
और ये जो 80 होता है ना बच्चों, ये अल्फा इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। इन फॉर्मूलाज में किसी को कोई परेशानी यहां तक, दीज आर दी जस्ट फॉर्मूलाज, अभी मैंने ना इनके डेरिवेशन नहीं कराए हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, अगर आपसे बोले कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, आर कैप प्लस का अल्फा इंटू आर एन कैप। ये होता है बच्चों नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के दौरान। तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, उसके दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है बच्चों टेंजेंशियल। तो सर्कुलर मोशन में बच्चों वेलोसिटी तो एक ही होगी ओमेगा इंटू आर, वो भी परपेंडिकुलर ऐसे करके होगी। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं, एक वेलोसिटी की लाइन में और दूसरा होता है बच्चों सेंट्रीपिटल, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। This component of acceleration is responsible for the direction change and this component of acceleration is responsible for the speed change. ये स्पीड चेंज करवाता है, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में बच्चों? वेलोसिटी की डायरेक्शन इससे चेंज होती है और ये स्पीड को चेंज करता है। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता उस केस में। लेकिन अगर जब भी स्पीड चेंज हो रही होगी बच्चों, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, इधर जाते जाते तेज हो रहा है, तो टेंजेंशियल और वीक दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे हर जगह पे। हाँ, अगर एक पार्टिकल जो है स्लो डाउन हो रहा है, तो टेंजेंशियल उसके अपोजिट रहेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो ना तो वो इधर की तरफ है ना वो इधर की तरफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। अब तुम लोगों में से कुछ कह सकते हो सर आपने ये सब फॉर्मूले तो लिख दिए, इनके डेरिवेशन बता दो, ये तो हमें भी याद थे, सबको याद रहते हैं, सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सबको याद होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बच्चों इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है इसमें, मैं करवा तो देता हूँ क्योंकि एडवांस वाले जो है उस डायरेक्शन में चले जाते हैं कई बार ना। एक बार उन्होंने कोरियोलिसिस फोर्स का एग्जाम क्वेश्चन दे दिया था, तो दैट वाज द मतलब मोर एडवांस पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन जो मैं भी आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एक डेरिवेशन बच्चों कर लेते हैं उसको ना, लिख लो बच्चों ये सारी की सारी, तो ये मैंने वैसे मोशन पैरामीटर सारे बता दिए कौन सा किस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अल्फा होगा तो टेंजेंशियल आएगा बच्चों ना, अल्फा होगा तो ही आएगा, अगर टेंजेंशियल नहीं है तो अल्फा भी नहीं होगा, या अल्फा नहीं है तो टेंजेंशियल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्फा तभी होगा बच्चों, सर वो नेगेटिव साइन क्यों आया है ओमेगा के आगे, बिकॉज ये जो आर वेक्टर हमारा इधर की तरफ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, दैट्स व्हाई देयर इज दिस माइनस साइन, माइनस का, क्योंकि ये वेक्टर है ना ओमेगा स्क्वायर, आर वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए माइनस मैंने यहां पे लगाया है, यहां पे माइनस का आर कैप लिखा है, ठीक है ना, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर मैग्नीट्यूड का आर कैप के अपोजिट आएगा, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? ओके, तो अब इसका डेरिवेशन बच्चों मैं तुम्हें करवा तो देता ही हूं। तो पूरी काइनेमेटिक्स बच्चों सर्कुलर मोशन की इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया वो काइंड ऑफ एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी कि व्हाई आई हैव रिटन ऑल दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। ये है बच्चों प्लान। मान लो बच्चों कोई पार्टिकल किसी भी टाइम पे इस जगह पे है, ठीक है, और उसका जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज थीटा, ये आर वेक्टर हो गया बच्चों, पार्टिकल यहां है एंड मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बच्चों मैं कुछ चीजें यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं बच्चों मैं आर वेक्टर, क्या मैं इसको आर इंटू आर कैप लिख सकता हूं बच्चों?
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आर कैप जो आएगा बच्चों वो आएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप। ये शायद आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा बच्चों ने, ये सारी चीजें जो मैं अभी करने जा रहा हूं ना, या पहली बार देख रहे होगे इसको। आर कैप क्या बच्चों, एक यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर है इस डायरेक्शन में। तो क्या मैं उस यूनिट वेक्टर के तो कंपोनेंट कर सकता हूं, 1 cos थीटा आई कैप 1 sin थीटा जे कैप। तो 1 cos थीटा आई कैप 1 sin थीटा जे कैप, ये लिख लिया बच्चों मैंने यहां तक। एक वेक्टर लिख रहा हूं बच्चों, यूनिट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसे मैं डिफाइन कर रहा हूं बच्चों एन कैप। आर कैप हमारा बच्चों इस डायरेक्शन में, एन कैप बच्चों इस डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं जो कि आर कैप के परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये बच्चों 90 माइनस का थीटा के बराबर आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ सर। अब एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का है तो उसका वैल्यू कैसे लिखूंगा, 1 cos 90 माइनस थीटा मतलब माइनस का साइन थीटा आई कैप और cos थीटा जे कैप। इसके दो कंपोनेंट, एक नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा और एक ऊपर आएगा बच्चों, ये सही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। एन कैप बच्चों ये वाला वेक्टर होगा। ओके, अगर मैं आर वेक्टर को आर कैप को डिफरेंशिएट कर दूं डी आर कैप डिवाइडेड बाई डी टी, तो cos थीटा का होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी आई कैप, और साइन थीटा का होता है बच्चों cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी जे कैप। अगर मैं इसको लिखूं बच्चों डी आर कैप डिवाइडेड बाई डी टी को, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी एन कैप। देखो डी थीटा बाई डी टी अगर दोनों जगह से कॉमन ले लिया जाए तो यही वेक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो डी आर कैप बाई डी टी जो बच्चों हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। अगर मैं एन कैप का डिफरेंशिएशन करूं बच्चों डी एन कैप डिवाइड बाई डी टी, मतलब मैं ये सब अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, उससे पहले मैं इन सबको लिख ले रहा हूं। एन कैप का डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो माइनस का cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी आई कैप माइनस का साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो बच्चों ये जो डी एन कैप डिवाइड बाई डी टी है ना, ये बेसिकली डी थीटा डिवाइड बाई डी टी माइनस का ये आर कैप के बराबर है। देखो cos थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप जो आर कैप ही था। खैर मैंने बस ये जस्ट आगे जाके मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया है, जिससे कि मुझे वहां पे बताता फिर ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आर कैप और एन कैप दो वेक्टर डिफाइन किए और उनके डिफरेंशिएशन भी बच्चों यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाओ बच्चों इधर, हमारा पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का क्या था, ये तो मैं ये पता है बच्चों दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। अगर आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है, अगर बच्चों आप वेलोसिटी पता करना चाहते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, हाँ जी यही होता है ना। तो अगर आप सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। अब यहां पे बच्चों इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट हो रखा है मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना बच्चों तो पहले लिखोगे डी आर डिवाइडेड बाई डी टी आर कैप प्लस का आर इंटू डी आर कैप डिवाइडेड बाई डी टी। ये वाली बात समझ में आई, अब बोलोगे सही है। अच्छा, इन सर्कुलर मोशन डी आर बाई डी टी मतलब आर का जो डिस्टेंस है ना पार्टिकल का, उसका रेट ऑफ चेंज वो तो जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी बच्चों क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। डी आर कैप बाई डी टी बच्चों किसके बराबर है, डी थीटा बाई डी टी एन कैप के बराबर। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये ओमेगा इंटू आर एन कैप लिखा हुआ है। तो जो वेलोसिटी होती है ना वो एन कैप की डायरेक्शन में आती है, एन कैप मतलब आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आती है इन सर्कुलर मोशन। ये देखो प्रूव हो गया यहां से ना कि वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के बराबर। एक तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था, दूसरा बच्चों ये वाला मेथड आ गया, इससे आपको ये पता लग गया कि वेलोसिटी जो है आर कैप के परपेंडिकुलर होती है और कितनी होती है, ओमेगा इंटू आर के बराबर। किस डायरेक्शन में होती है, एन कैप डायरेक्शन में। एन कैप क्या है, आर कैप के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। देख रहे हो बच्चों, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया ये ना मैंने। अब
इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है दैट इज ओमेगा इंटू आर इंटू एन कैप। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करना है तो वो डीवी बाई डी टी होगा। अब यहां पे बच्चों तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रखी हैं, तो तीन जब चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप एक को एक बार डिफरेंशिएट करते हो, रिमेनिंग दो से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप लिखोगे इसको डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी आर इंटू एन कैप प्लस ओमेगा इंटू डी आर डिवाइड बाई डी टी इंटू एन कैप प्लस का ओमेगा इंटू आर डी एन कैप डिवाइड बाई डी टी। देखो बच्चों अगेन ये वाली चीज जीरो हो जाएगी डी आर बाई डी टी, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो बच्चों इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा ना, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगा ए वेक्टर, पता है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर था, अल्फा के बराबर, अल्फा इंटू आर इंटू एन कैप प्लस का ओमेगा इंटू आर। अगर आप डी एन कैप बाई डी टी देखो ना बच्चों, यहां पे डी एन कैप बाई डी टी ये माइनस का ओमेगा इंटू आर कैप के बराबर है। दिस इज माइनस का ओमेगा इंटू आर कैप। तो जो एक्सेलरेशन आता है ना बच्चों सर्कुलर मोशन में, अल्फा आर एन कैप माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, ये आता है बच्चों नेट एक्सेलरेशन। और अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है सिर्फ इसकी वजह से आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से। आप ये देख रहे हो बच्चों एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन में क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक तो कंपोनेंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। और ये देखो आर कैप के अपोजिट एक कंपोनेंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्योंकि आर कैप होता है बच्चों सेंटर से बाहर की तरफ और ये सेंटर की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप। लो जी, ये एक्सेलरेशन और ये सब प्रूव हो गया। कोई बात तो मैंने अपने आप हवा में तो बताई नहीं थी बच्चों, समझ में आया। अगर अल्फा होगा तो टेंजेंशियल आएगा, अल्फा होगा तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो बच्चों वी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मतलब वहां पे वी को चेंज, मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, मतलब स्पीड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है। ये अगर तुम्हें याद हो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे भी तुम्हें समझाया था, व्हेन नेट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होती, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सम एंगल लेस देन 90 डिग्री तो स्पीड अप भी होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। ये वही है बच्चों ना, सर्कुलर मोशन में ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। सर्कुलर मोशन की पूरी काइनेमेटिक्स बच्चों आप लोगों के सामने लिख दी मैंने, सर्कुलर मोशन की पूरी काइनेमेटिक्स आप लोगों के सामने है बच्चों। एक्सेलरेशन कौन से होंगे, सेंट नेट एक्सेलरेशन बच्चों ये होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन ये होता है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है ना बच्चों, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट रहती है बच्चों, मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आता है, मतलब अल्फा जीरो होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों ओनली सेंट्रीपिटल होता है फिर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के बराबर होती है, ओनली सेंट्रीपिटल होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड पूरा टाइम बच्चों कांस्टेंट रहेगी। लिख लो भाई जल्दी से इसको ना, ये अब थोड़े से इस पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं सर्कुलर मोशन के।
डन, इसको भी लिख लो बच्चों। आप लोगों का बच्चों एनएलएम और फ्रिक्शन का जो टेस्ट है इस संडे को होगा। टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का है, 60% भी अगर तुम लोगों ने स्कोर कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात मानना अपने आप को। तो और सैटरडे संडे को बच्चों तुम्हारी वो एनएलएम और फ्रिक्शन की क्लास भी होनी है। तो टेस्ट को बच्चों मैं सैटरडे संडे को नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। 4 बजे क्लास होगी, टेस्ट फिर या तो संडे की शाम को रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी बात करेंगे इसके बारे में ना, लास्ट में करते हैं बात। चलो बच्चों, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। पहले तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों मैं खुद ही बनाता हूं, ठीक है। मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस अलग ही होते हैं। पहले तो मैं वो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं, कब हम ओमेगा रिलेटिव लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते। सो यहां पे बच्चों देयर आर 2 पार्टिकल्स, एक इस जगह पे एक बच्चों इस जगह पे। इसकी रेडियस बच्चों आर के बराबर दे रखी है, दिस। ये वाला v स्पीड से चल रहा है और चल ये भी बच्चों ओके, ये 2v स्पीड से जा रहा है और ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये r के बराबर है, ये 2r के बराबर है बच्चों। ये o हो गया, ये a और ये b। ऐसा करके बच्चों दोनों के दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। बोथ पार्टिकल्स a and b perform uniform सर्कुलर मोशन, ठीक है। और उनकी वेलोसिटी बच्चों दे रखी है। इनिशियली O, A and B are in a line. Find the time. Find omega of B with respect to A. Minimum time when O, A and B are again in same line, ठीक है भाई। दो चीजें बतानी है आपको, ओ ए और बी जो है दोबारा एक लाइन में कब आएंगे वो टाइम बताना है। और सब मेंस वालों के लिए टेस्ट में बेस्ट स्कोर कितना होगा।
अगर आप इन मेरे दो तरीके के टेस्ट पेपर बच्चों में बना रहा हूं इस बार ना जेई मेन के लिए। एक टेस्ट पेपर जिसमें आपको फुल में से फुल स्कोर करना है, पर वो एक अलग है, मतलब ना जो तुम्हारे वाले टेस्ट है ना बच्चों, इनमें यू हैव टू स्कोर 70 प्लस ओनली। तो तुम्हारा वो 100% के बराबर ही है वो, 70 प्लस अगर तुम स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है इन टेस्ट में। इवन मैं कहूँ तो 65 प्लस भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। 65 नंबर लाना इस टेस्ट में मतलब अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। कर दूंगा मैं ना फर्स्ट लेक्चर अपलोड। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले को। हाँ जी, करें डिस्कस। पहले तो बच्चों ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता करना है। तो तुम क्या करोगे बच्चों, ए वाले को रोक दोगे और टू बी वेलोसिटी इधर ऐड कर दोगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वी रिलेटिव जो आएगा बच्चों वी के बराबर आ जाएगा। ये रुक गया तो ये इसको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बच्चों ये आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन है बच्चों पहले वाले का, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ठीक है, वी डिवाइड बाई आर के बराबर। ए को बच्चों ये बी वाला पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डन बच्चों यहां तक, ये वाली बात समझ में यहां तक तुम्हें? हमने कहा हाँ। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, बोथ द पार्टिकल ए एंड बी परफॉर्म। अब एक बात बताओ बच्चों कि इन दोनों का ओमेगा ओ के अबाउट लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं मैं? ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ को अगर मैं अपना ओरिजिन मान लूं सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ओ मैंने अपना ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया, तो ओमेगा ऑफ ए जो आएगा ना बच्चों, जो विद रिस्पेक्ट टू ओ होगा, मैं उसको ओमेगा ए लिख रहा हूं बस। ठीक है, और ये आएगा बच्चों टू बी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ओमेगा ऑफ बी जो आएगा ना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ओ, जिसको मैं सिर्फ ओमेगा बी लिख दे रहा हूं,
ये आएगा बच्चों v डिवाइडेड बाई 2r के बराबर। तुम ये समझ रहे हो बच्चों, ये वाली जो लाइन होगी ना, ओ से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो कम रेट से रोटेट कर रही है, और ओ से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन बच्चों ज्यादा रेट से रोटेट कर रही है। अगर तुम ओ पे खड़े होकर देखोगे ना, ए को देखोगे ना बच्चों, तो ए जल्दी जल्दी भागता हुआ दिखेगा, जबकि तुम बी को देखोगे ना बच्चों, बी स्लो स्लो आ रहा होगा, बी धीमे धीमे आ रहा होगा। बी को देखने वाली लाइन धीमे धीमे चल रही होगी, ए वाली लाइन बच्चों बहुत तेजी से भाग रही होगी। तुम ये समझ रहे हो बच्चों, ए वाली लाइन ऐसे भाग रही है, बी वाली लाइन ऐसे भाग रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ए और बी एक दूसरे का अपोजिट होंगे, बी कहीं यहां पे होगा और ए वाला यहां पहुंच चुका होगा। क्या उस टाइम पे बच्चों दोनों के दोनों पार्टिकल जो है, क्या उस टाइम पे बच्चों ये दोनों के दोनों पार्टिकल अगेन एक लाइन में आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा बनेगा बच्चों जिस टाइम पे एक ऐसा, मान लो वो केस यहां पे बना, ठीक है, यहां पे पहले क्या कहां थे बच्चों, पहले ये यहां थे, तो ये वाला बच्चों ऐसे चल रहा था 2b से, और ये वाला चल रहा था बच्चों ओनली b से, ठीक है। अब ये b वाला तो यहां पहुंच गया, ये जो b वाला है, लेकिन a वाला बच्चों यहां पहुंच गया, तो क्या ये अब तीनों एक लाइन में आ गए? नहीं आ गए बच्चों। सो अगर मैं देखूं कि a वाले ने कितना एंगल रोटेट किया, तो a वाले ने ये एंगल रोटेट किया है, और अगर मैं कहूं b वाले ने कितना एंगल रोटेट किया, तो b वाले का इतना है, ये थीटा b है और ये बच्चों थीटा ऑफ a है। तो क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो बच्चों कि O वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में A वाले ने B वाले से पाई एंगल ज्यादा कवर कर लिया होगा? तो अब आप इसमें बोल सकते हो कि रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे कह सकते हो थीटा ऑफ A माइनस का थीटा ऑफ B, ये बच्चों पाई के बराबर हो जाना चाहिए, जब ये एक लाइन में कहलाएंगे। अच्छा, डी थीटा ए बाई डी टी जो था बच्चों, वो ओमेगा ए के बराबर था, मतलब 2b डिवाइड बाई आर के बराबर था। तो थीटा ए बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? 2b डिवाइड बाई आर इंटू टाइम के बराबर, या ओमेगा ए इंटू टाइम के बराबर। सिमिलरली बच्चों थीटा बी किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा बी इंटू टाइम के बराबर। भाई अगर कांस्टेंट रेट से आपसे किसी ने बोला 2 रेडियन पर सेकंड की रेट से कोई चीज मूव कर रही है, 2 डिग्री पर सेकंड की रेट से मूव कर रही है, तो बताओ 10 सेकंड में कितना मूव करेगी? तो 20 डिग्री, ऐसे बोलोगे ना। तो ओमेगा इंटू टाइम जो है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो थीटा बच्चों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अरे डी थीटा डिवाइड बाई डी टी जो होता है वो ओमेगा होता है। तो यहां से तुम ये नहीं लिख सकते बच्चों डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो डेल्टा थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी के बराबर, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो। और यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट थे, मतलब ना ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, तो थीटा भी बच्चों इसके बराबर आ जाएगा, थीटा इसके बराबर आ जाएगा, दोनों को ले जाके वहां पुट कर दो बच्चों। तो थीटा ए होगा बच्चों ओमेगा ए इंटू टी माइनस का ओमेगा बी इंटू टी इज इक्वल टू पाई। तो टाइम आ जाएगा बच्चों पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा बी, मतलब ओमेगा ए माइनस का ओमेगा बी के बराबर। तो पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा ए बच्चों 2b बाई आर, और ये माइनस का b बाई 2r। तो टाइम आ जाएगा बच्चों जब ये दोनों पहली बार मिलेंगे, टी मिनिमम मतलब एक लाइन में आएंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3b के बराबर, 2 पाई आर डिवाइड बाई 3b के बराबर बच्चों हमारे पास ये टाइम आ जाएगा, मिनिमम टाइम। ठीक है। तो इसमें बच्चों कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम इसमें ओमेगा रिलेटिव जो है ओमेगा बी माइनस का ओमेगा सॉरी ओमेगा ए माइनस का ओमेगा बी नहीं कर सकते। तो बच्चों इसमें बिल्कुल आप ऐसे करके भी सोच सकते हो, और आप यहाँ पे टाइम को ऐसे लिख सकते हो डेल्टा थीटा रिलेटिव डिवाइड बाई ओमेगा रिलेटिव। लेकिन ध्यान रखना है ये रिलेटिव ओमेगा और वो रिलेटिव ओमेगा बच्चों दोनों में एक डिफरेंस है। आपने ये जो ओमेगा पता किया है ना बच्चों, दैट इज विद दोनों के ओमेगा एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पहले डिफाइन किए हैं, फिर आप उनका वो रिलेटिव वाला फंडा लगा रहे हो। जबकि रिलेटिव ओमेगा का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो कि बी का ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपका ए ऑब्जर्वर है और बी को देख रहे हो। जबकि यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, आपका ऑब्जर्वर ओ है, उसने ए को भी देखा, उसने बी को भी देखा, ये आए ओमेगा ए और ओमेगा बी। अब आप इसमें कहोगे सर
रिलेटिव लगा रहे हैं, तो रिलेटिव का मतलब तो होता था कि आप एक ऑब्जर्वर इस बंदे के रेस्पेक्ट में जाके बात करो। आप ऑलरेडी रिलेटिव लगा चुके हो यहाँ पे कि ए का ओमेगा इसके रेस्पेक्ट में बता कर चुके हो, इसका इसके रेस्पेक्ट में बता कर चुके हो। ये बोलना थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ, आंसर उसी तरीके का आ रहा है कि जैसे हमने क्या कर लिया कि हमने दोनों के ओमेगा ओ के रेस्पेक्ट में पता कर लिए, फिर हमने उनका डिफरेंस ले लिया। इससे हमने क्या किया पता है कि ये घूम रहा था बच्चों कितने से, ओमेगा ए से, एक घूम रहा था ओमेगा ए से, दूसरा घूम रहा था बच्चों ओमेगा बी से। ओमेगा बी वाला स्लो चल रहा था, तो हमने ओमेगा बी वाले को यहीं पे रोक दिया, तो हमने ओमेगा ए वाले में से उसको माइनस कर दिया। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि ऐसे समझना इस चीज को ना, पहले ये दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में थी ऐसे ना, अब ये तेज चल रही है और ये स्लो चल रही है, ठीक है, ठीक है, ये तेज चल रही है, स्लो चल रही है। तो इनका ये बीच का जो एंगल है ना, ये बीच का एंगल, ये ओमेगा ऑफ दिस माइनस का ओमेगा ऑफ दिस इनटू टाइम के बराबर होगा। ये लकीली इस तरीके से आ जाता है बच्चों ना। लेकिन तुम समझ गए ना रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिलेटिव का सिग्निफिकेंस बच्चों अलग है। तो ये लग जाता है बच्चों इस तरीके का फॉर्मूला, बिकॉज जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से लग जाता है कि तुम एक को रोक के दूसरे को चलाओ, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो जब आपने एक ही ऑब्जर्वर, मतलब दोनों के ओमेगा एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता कर रखे हैं, तो आप ये वाला फंडा लगा सकते हो। तो तुम्हें वो जो मेथड है ना बच्चों, जो अब जो इससे कंक्लूजन मतलब तुम जो लगा सकते हो, मैं उस वाली बात पे आता हूं अब ना। तो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग लगाते भी होंगे इस फंडे को ना, आपने लगाया भी होगा और क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए होंगे, लेकिन कभी ऐसे सोचा इसके बारे में, यहाँ पे कितना बड़ा लोचा कर दिया आपने। तो यहां पे बच्चों दो लाइन है, एक इसको ज्वाइन करने वाली, एक लाइन बच्चों इसको ज्वाइन करने वाली, ठीक है। ये V से चल रहा है, ये 2B से चल रहा है। ये जो लाइन है ना बच्चों OA, इसका रेट ऑफ रोटेशन अलग है और OB वाली का रेट ऑफ रोटेशन अलग है। तो अब आप इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कि इस वाली लाइन का रोटेशन ओमेगा ए है और इस वाली लाइन का ओमेगा बी है, ठीक है ना। ये वाली ओमेगा ए की रेट से घूम रही है और ये बड़ी वाली बच्चों ओमेगा बी की रेट से घूम रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इसको रोक देते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम इस वाली लाइन को नहीं घुमाते, ये वाली लाइन को ना। तो फिर इसका रेट ऑफ रोटेशन आ जाएगा ओमेगा ए माइनस का ओमेगा बी के बराबर। अब अगर मान लो बी वाला तो तुमने यही रोक दिया, ओ यहां पे तुम चाहते हो ए वाला भी इसी लाइन में आ जाए, तो ए वाले को घूम के कहां पहुंचना पड़ेगा, यहां पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से उसको पाई एंगल घूमना है। तो ये फंडा बच्चे यहाँ पे लग जाता है। क्या रिलेटिव वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें कि भाई ये वाली लाइन घूमी होती है, उससे इसको ज्यादा घूमना है, कितना पाई, तब ये दोबारा एक लाइन में आएंगे। तो उसको हम लगा लेते हैं बच्चों ओमेगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि अगर मुझे इसका सोल्यूशन करना है तो मुझे पता है कि थीटा जो घूमना है उसको, थीटा ऑफ ए माइनस का थीटा ऑफ बी, ये पाई के बराबर होना चाहिए। और हम यहां से टी को लिख देते हैं पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ ए माइनस का ओमेगा ऑफ बी कर देते हैं बच्चों इसको। लेकिन रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट मतलब उसका सेंस अलग होता है और यहां से आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना। आंसर इससे आ जाते हैं क्योंकि दोनों हमने एक ही ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दोनों को घूमते हुए कंसीडर किया है मैंने। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें या नहीं आई, या ये फालतू में मैंने इतनी सारी एनर्जी लगा दी है यहाँ पे? बोलो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और, ये भी हमारा फेवरेट है काइंड ऑफ। ये एरोडोव का क्वेश्चन है बच्चों ना, अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना आपको, फ्रॉम एरोडोव, डायरेक्टली फ्रॉम, इंपोर्टेड फ्रॉम एरोडोव। मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स तो यही होते हैं ना यार, इन्हीं को तो बिल्ड करना होता है अपन को, ऐसी चीजें। यहां पे बच्चों क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है इस जगह पे, ठीक है,
एंड दिस इज मूविंग विद v वेलोसिटी, ये r हो गया, ये सेंटर हो गया, एक ऑब्जर्वर है बच्चों यहाँ पे O, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया A। फाइंड दी करना बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। एक ही एंगुलर वेलोसिटी बतानी है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। ओरिजिन हमारा ऑब्जर्वर कौन है? O वाला पॉइंट। हाँ जी, कर लिया भाई ये वाला सवाल। अब देखो आपका ऑब्जर्वर कौन है? O। तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी बच्चों? ये इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी का पता मतलब है कि इस लाइन, ये जब ऐसे पार्टिकल जब जा रहा होगा तो ये लाइन कितनी रेट से घूम रही होगी, मतलब अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ का मतलब हुआ कि डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी। यही हुआ ना बच्चों इसका मतलब कि इस एंगल का रेट ऑफ चेंज ही तो इसका रेट ऑफ रोटेशन होगा। अच्छा बच्चों ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। आपको पता है बच्चों ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी जो आएगा वो v अपॉन आर के बराबर आएगा, नहीं आएगा? ये तो परपेंडिकुलर चल रहा होगा ना इसके, इस वाली लाइन के। तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी विच इज डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ये होगा बच्चों v अपॉन आर के बराबर। आपको ये पता है बच्चों अल्फा जो होता है
वो बेसिकली थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2r। अच्छा, आप लोगों को एक कंफ्यूजन हमेशा से रहा होगा कि हम जब ट्रेन में होते हैं तो पेड़ जो है हमारे पास वाले जो होते हैं वो बहुत तेजी से जाते हैं और दूर वाले बहुत स्लो स्लो चल रहे होते हैं। कभी ऐसा एहसास आप लोगों ने किया है? लिख लो पहले तुम ना इसको। उसके पीछे कारण क्या रहा होगा बच्चों? सो इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूं। सो दिस इज अ ट्रेन, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन हियर वन देयर इन द सेम लाइन, ठीक है? और आप यहां पे बैठे हुए हो। तो ट्रेन इज मूविंग विद वी। आपको ये तो पता है कि दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट। अब अगर आप देखोगे जब इन पेड़ को तो मतलब यू आर द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्व को हमें रोकना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस वन विल बी वी, वेलोसिटी ऑफ दिस वन विल आल्सो बी वी। क्या दोनों की बच्चों में स्पीड अलग अलग होती है? आप बोलोगे सर स्पीड अलग अलग तो होती है, पास वाले बहुत तेजी से जाते हैं, आगे वाले नहीं। अगर आपके रेस्पेक्टिव इन दोनों की स्पीड देखी जाए ना बच्चों, दैट विल बी सेम। बट इन एनी डेल्टा टी टाइम, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो डेल्टा टी टाइम में ये यहां पहुंच गया, डेल्टा टी टाइम में ये कितना पहुंचेगा बच्चों? ओवी डेल्टा टी यहां पे आ गया, तो चलेगा तो बच्चों ये भी उतना ही, ओवी डेल्टा टी के बराबर। लेकिन इस वाले पेड़ को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन इतनी घुमानी पड़ेगी, उस वाले को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन इतनी घुमानी पड़ेगी। अगर आप इस पर अपनी निगाह रखना चाहते हो तो आपका जो एंगल रोटेटेड होगा ना वो ये होगा, और उस पर निगाह रखना चाहते हो तो एंगल रोटेट आपको अपनी गर्दन को इतना करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हम वो मेजर करते हैं ना बच्चों, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। कि यार इस पेड़ पे निगाह बनाए रखने के लिए मेरे को अपनी गर्दन बहुत तेजी से घुमानी पड़ रही है। सो वी आर कैलकुलेटिंग दैट, क्योंकि देखो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी ना ओमेगा 1 पहले वाले को देखने के लिए वो थीटा 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर आएगी, और दूसरे दूर वाले को देखने के लिए बच्चों थीटा 2 डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर आएगी। दे बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, बट उसका डेल थीटा 2 छोटा है, तो ओमेगा 2 विल बी लेस देन ओमेगा 1। तो हमें इस वाले पेड़ पर निगाह बनाए रखने के लिए अपनी गर्दन को बहुत तेजी से घुमाना पड़ेगा, उस वाले पे धीमे धीमे घुमाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। सो बेसिकली हम जो सेंस कर रहे होते हैं ना बच्चों, वी आर एक्चुअली सेंसिंग दी एंगुलर वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी। दे बोथ हैव सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है ना? दे बोथ हैव सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू, बट आप जिस चीज को सेंस कर रहे हो ना, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। कि यार मुझे उसकी इस पर निगाह जमाए रखनी है, तो आपको अपनी गर्दन और तेजी से घुमानी पड़ रही है, आपकी गर्दन आपके लाइन ऑफ साइट से बहुत जल्दी गायब हो जा रहा है। अगर तुम उस पर अपनी निगाह जमाए रखोगे ना बच्चों, तो डेल्टा टी टाइम में तुम्हारी निगाह घूमेगी सिर्फ इतना, ये भाग चुका होगा तुम्हारी निगाहों से बाहर। ये पहले तुम्हारी निगाहों में था, लेकिन ये निकल चुका होगा तुम्हारे उस रीजन से, तुम्हारी आंखें इस पर गड़ी हुई हैं, ये आगे निकल चुका होगा। तो समझ में आया बच्चों ये वाली बात? तो हम जो पास वाली चीजों को देख रहे होते हैं, दूर वाली चीजों को देख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, नो, दे हैव सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू, बट क्या डिफरेंट है
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ओके सो अभी बच्चों पुरानी वो है पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, डायनामिक्स तो नहीं हो पाएगी आज, काइनेमेटिक्स ही हो जाए। पहले 22 क्वेश्चन बच्चों शीट के आपको सॉल्व करके आने, जिनका डिस्कशन कल ही होगा, ठीक है। फर्स्ट 22 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाएंगे। एक मिनट बच्चों, हमारा डिस्कशन अभी हुआ नहीं है ना, हमारा डिस्कशन भी तो रह गया है। अच्छा, वर्क पावर एंड एनर्जी का डिस्कशन रह गया है, कल होगा वो है। कल बच्चों वर्क पावर एंड एनर्जी का डिस्कशन है। कर लिया बच्चों आपने इसको सॉल्व? A particle is moving in a circular path of radius 1 meter with tangential acceleration of 1 meter per second square. The total acceleration of the particle after 1 second of its start, after 1 second of its start, if it's start from the rest. कर लिया सॉल्व आप लोगों ने? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? नो। इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना बच्चों, दैट इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बच्चों हम पता कर लेंगे अल्फा। अल्फा जो होता है वो ए टेंजेंशियल डिवाइडेड बाई आर के बराबर आता है। तो 1 डिवाइडेड बाई आर कितना दे रखा है? 1 के बराबर, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओमेगा जो आएगा अल्फा इनटू टाइम के बराबर होगा। तो ओमेगा बच्चों यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकंड के बराबर आ गया। ओमेगा आ गया। एक सेकंड बाद मान लो पार्टिकल यहां है। नाउ इट हैज 2 एक्सेलरेशन, एक अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और ये टेंजेंशियल विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू आएगी बच्चों 1 का स्क्वायर इंटू आर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 2। The total acceleration of the particle after 1 second of its starting is none of these. D option will be the
करेक्ट ऑप्शन। भाई टेंजेंशियल तो उसके पास पूरा टाइम रह रहा है, सेंट्रीपिटल पता करना है, तो सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर। आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो बच्चों ना, ये ध्यान रखना कि आप बच्चों यहां पे ना उसके फंडे लगा सकते हो रेक्टिलिनियर के। ये रेस्ट में था, और जो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना बच्चों, वो एक्सेलरेशन का काम करेगा। 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी ना, वो 1 × 1 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल तो है ही इस पे 1 के बराबर, सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। टेंजेंशियल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ऑलरेडी है। सेंट्रीपिटल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों ऐसे आ जाएगा। तो आप बच्चों सर्कुलर मोशन को रेक्टिलिनियर की तरह ट्रीट कर सकते हो इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, आप इसको हेल्प करेगा आपकी इस तरीके से इसको डील करने में। अगला क्वेश्चन करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस दिस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन। तो इसको बच्चों आप जो है ना, मैं इसमें सिखाना चाहता हूं तुम्हें कि इसको तुम रेक्टिलिनियर की तरह देख सकते हो। हाँ, डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम करती है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि एक पार्टिकल था जिसको आपने, जिसका u 0 था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके पास कुछ दे रखा था, 2 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 4 पाई r के बराबर। r की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 20 अपॉन पाई के बराबर दे रखी है, तो 20 अपॉन पाई अगर रखोगे तो 80 मीटर। ए हमें गिवन नहीं है। यहां पे जो इसकी जो स्पीड है ना बच्चों, 80 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो 80 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू टेंजेंशियल इंटू 80। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 40 पाई नहीं आएगा, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तुम समझ गए क्या करना होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं, जैसे मेथड 1, ध्यान रखना 2 रिवॉल्यूशन का मतलब 4 पाई आर डिस्टेंस चल ली उसने, तो वो डिस्प्लेसमेंट का काम करता है यहाँ पे ना। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो बच्चों आपके पास दूसरा मेथड भी है। आपको क्या करना है, ओमेगा फाइनल लिख लेना है 80 डिवाइड बाई आर, ठीक है। थीटा आपको पता ही है कितना है, 4 पाई के बराबर। तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा इंटू थीटा। 80 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, अल्फा कितना दे रखा है बच्चा यहाँ पे, वही पूछा है, अल्फा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर के बराबर, और थीटा बच्चे यहाँ पे 4 पाई के बराबर दे रखा है। तो 80 इंटू 80, एक आर कट जाएगा बच्चों, 20 डिवाइड बाई पाई 2 ए टेंजेंशियल इंटू 4 पाई। ये 4 पाई काट देगा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारे पास 40 के बराबर आ जाएगा फिर से। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन ए कंप्लीट करके आना है आपको इसका, और मैं अभी शीट अपलोड कर दे रहा हूं। सेक्शन ए कंप्लीट करना है बच्चों, और क्या करना है, एक्सरसाइज 2 में सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन बच्चों आपको उसके भी करके आने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव के, और सेक्शन ए कंप्लीट करके आना है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों कल, वर्क पावर एंड एनर्जी का डिस्कशन करते हैं। मंडे को सर्कुलर मोशन के इस वाले पार्ट को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाय।